ठीक है। तो टुडे इज माय लेक्चर ऑन हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन आप लोग सब लोग जानते ही हैं, लेकिन जो घर में हम लोग जो हैंड हाइजीन करते हैं वो अलग तरह के होता है। जैसे आप घर में आप लोग लाइफ बॉय से या साबुन हाथ धोते हैं ना, मेडिकल हैंड हाइजीन अलग होता है और सर्जिकल हैंड हाइजीन अलग होता है, दो अलग तरह के हैं। उसी के बारे में आगे हम लोग समझते हैं। व्हाट इज हैंड हाइजीन? Hand hygiene or hand washing is one of the most important to prevent the transmission of infection. This is considered as the important step in the infection control. हम लोग मेडिकल फील्ड के हैं तो सबसे पहला हमारा स्टेप यही होगा। हॉस्पिटल में या लैब में एंटर करते ही सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है मेडिकली, ठीक। उसके बाद आप जब वहां से लीव करेंगे, जिस प्रीमाइस में आप जाएंगे, जहां लैब में जाएंगे, हॉस्पिटल में आप जैसे लैब में जा रहे हैं, वहां से लीव करेंगे, उसके बाद भी आप हैंड हाइजीन करेंगे, ठीक। ना वहां आपको कुछ लेकर जाना है माइक्रोब्स, ना वहां से कोई माइक्रोब्स लेके आना है, ठीक। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक। इन्फेक्शन आपको पता है फैल सकता है, सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट से सब इन्फेक्शन फैलता है। टाइफाइड वगैरह होता है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, जो सभी लोग जिंदगी में एक ना एक बार किसी न किसी को तो होता है टाइफाइड, ठीक। क्यों होता है? इसी हैंड हाइजीन की वजह से, ठीक। या कंटामिनेटेड फूड या वाटर इनटेक करने से, या हम खा रहे हैं हाइजेनिक चीजें खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा हैंड जो है वो कंटामिनेटेड है। तो लोग कहते हैं कि हम तो सही शॉप से खाया था मैंने, मुझे क्यों हो गया टाइफाइड, हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप यही है, और इन्फेक्शन कंट्रोल का भी सबसे पहला स्टेप यही है। मतलब किसी भी चीज की हम लोग शुरुआत करते हैं, अगर अपना मेडिकल फील्ड में किसी भी चीज, चाहे टेस्टिंग करें, चाहे किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल प्रोफेशन में कोई भी हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशन में हो, सबसे पहला स्टेप हैंड हाइजीन है। उसके बाद ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। और इसका इसीलिए हम लोग इस हैंड हाइजीन को इसीलिए प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की रेशियो हम लोग कम से कम कर सकें। डेफिनेशन: हैंड हाइजीन कैन बी डिफाइंड एज मैनी मेथड ऑफ क्लीनिंग द हैंड दैट में इंक्लूड वॉशिंग ऑफ हैंड। तो हैंड हाइजीन में कई मेथड हैं क्लीनिंग के। उसमें क्या है, इसमें क्या इंक्लूड है? वॉशिंग ऑफ द हैंड्स यूजिंग आइदर एंटीमाइक्रोबियल और नॉन एंटीमाइक्रोबियल सोप सॉल्यूशन, वाटर एंड सोप, और यूजिंग एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब लिक्विड जेल एंड फोम ऑन द सरफेस ऑफ हैंड। एक्यूरेट हैंड हाइजीन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ माइक्रोब्स ऑफ हैंड। सही मात्रा में एक्यूरेट हैंड हाइजीन, आप सही तरीके से हैंड हाइजीन करेंगे तो उतने ही ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाए। अब उसमें एंटी माइक्रोबियल जो है, जो वॉशिंग के लिए हम लोग सोप यूज करते हैं, या उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो एंटी माइक्रोबियल, एक नॉन एंटी माइक्रोबियल सोप। जैसे हम लोग का जो घर पे सोप यूज होता है, डिटॉल वगैरह जो कुछ भी है, लाइफ बॉय, तो वो सब नॉन एंटी माइक्रोबियल सोप हैं ज्यादातर, ठीक है। डेटॉल को मान सकते हैं, लेकिन जो घर पे नॉर्मली बेथिंग सोप होते हैं, निरमा वगैरह जो साबुन आता है ना, डव वगैरह, वो सब नॉन एंटी माइक्रोबियल है। डेटॉल, सेवलॉन को हम लोग मान सकते हैं, और इस तरह के मार्केट में और भी आते हैं। एक तरह से हम लोग उसे मेडिकली सोप नहीं बोलेंगे, डेटॉल सेवलॉन को। कभी तुमने डॉक्टर को या किसी को देखा है कि लाइफ बॉय या डेटॉल से हाथ धोते हुए ना? तो हम लोग हैंड हाइजीन जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो लोग किससे करते हैं? अल्कोहल रब। जो मेडिकली और सर्जिकली जो यूज होता है हैंड हाइजीन, वो अल्कोहल रब यूज होता है, या पॉविडीन आयोडीन सोल्यूशन। पॉविडीन आयोडीन सोल्यूशन जानते हो, क्लोरेक्सिडिन जानते हो, ये क्या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो ज्यादातर सब जगह यूज होते हैं। अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो बीटाडीन जानते हो, वही है पॉविडीन। उसका कभी पढ़ा है बीटाडीन के शीशे पे क्या पढ़ा रहता है उसमें?
उसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या कंस्टिट्यूएंट है। बीटाडीन में होता क्या है, पॉविडोन आयोडीन, ठीक, कुल मिलाकर आयोडीन सोल्यूशन है वो, डार्क कलर का होता है, ब्राउन कलर का आयोडीन सोल्यूशन है वो, ठीक। आयोडीन क्या होता है, मेटल होता है, एलिमेंट है, आयोडीन एलिमेंट है। आयोडीन और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे माइक्रोब्स को किल करते हैं। आयोडीन बहुत सुपीरियर है, इसीलिए जब सर्जरी होती है तो डॉक्टर भी ब्राउन कलर का देखा होगा, सर्जरी के पहले साबुन से हाथ नहीं धोता है, बीटाडीन से रब करता है। पहले अल्कोहल रब करेगा, सर्जरी के पहले बता रहा हूँ, सर्जिकल प्रोसीजर में जाने पहले अल्कोहल रब से हैंड वॉश करेगा, उसके बाद बीटाडीन और लेके सर्जरी, जो डॉक्टर सर्जन जो होते हैं कभी इतना हाथ नहीं, हैंड हाइजीन इतना नहीं करते, यहाँ तक करते हैं पूरा। देखा, ब्राउन कलर का लेप लगा लेते हैं। नहीं देखा, देखोगे। ठीक है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल और नॉन एंटी माइक्रोबियल समझ गए। मेडिकेटेड, इस तरह से हम लोग कह रहे हैं मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड कह सकते हैं। ये टर्म तो सुना है ना कॉमन, मेडिकेटेड सोप, मेडिकेटेड सोप भी आते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल सोप, ठीक। जैसे फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए केटोकोनाजोल का सोप आता है, 1%, उस पर लिखा रहता है 1% केटोकोनाजोल, कभी देखा हो तो। केटोसिप करके आता है, केटोमैक करके आता है, वो एंटी माइक्रोबियल सोप है। जैसे किसी के बालों में रूसी वगैरह है, ईचिंग है, तो वो एंटी फंगल सोप आता है। ऐसा एंटी फंगल क्या है, वो भी एंटी माइक्रोबियल है। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल लिखा हुआ है। माइक्रोब्स में क्या क्या आता है, हमारे फंगस भी आता है, बैक्टीरिया, वायरस सब आते हैं। और अल्कोहल ऐसी चीज है, ऐसा हमारा केमिकल है अल्कोहल, जो सेल वॉल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो। कोरोना में क्या कर रहे थे, अल्कोहल रब क्यों कर रहे थे, ताकि कोरोना की वॉल, सेल वॉल जो है डैमेज हो जाए। अच्छा, आप लोग को पता है कि नहीं कि बैक्टीरिया और वायरस की सेल वॉल में क्या अंतर बताया था मैंने उस दिन? क्या वायरस की जो सेल वॉल होती है बहुत ज्यादा पोटेंट होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है, रफ होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है, टफ, ठीक है, रफ एंड टफ रहती है। इसीलिए वायरस जल्दी मरता नहीं है, इसीलिए वायरस की जल्दी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल नॉर्मल होती है, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की, फास्फोलिपिड की जो है, फास्फोलिपिड की जो वॉल, सेल वॉल होती है, वो ब्रेक हो जाती है। और बैक्टीरिया का या तो हम डीएनए को मार दें, बैक्टीरिया को जो है, माइक्रोब्स जो हैं, इन्हें हम लोग कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? दो तीन तरीके आपने पढ़े होंगे। एक होता है, दो तरह की चीजें आती हैं हमारे पास, एक बैक्टीरियोस्टैटिक, हमारे पास चाहे जितने एंटी माइक्रोबियल हो, चाहे एंटीबायोटिक मेडिसिन हो, दो तरह की आती हैं। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होता है बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक लिख लो कहीं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल, दोनों का मतलब भी लिख लेना। इसका मतलब क्या होता है? देखो, टॉपिक तो हमारा हैंड हाइजीन का है, लेकिन समझ रहे हैं आप लोग, टॉपिक हमारा हैंड हाइजीन का है, लेकिन इसमें हम और चीजें एक्स्ट्रा बताते चल रहे हैं क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक व सिडल के बारे में नहीं पता था। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, और सिडल का मतलब सुसाइडल, साइडल लगा हुआ लास्ट में, साइडल का मतलब क्या हुआ, किल। सुसाइडल मतलब खुद की हत्या करना, सुसाइडल। और बैक्टीरियोसिडल मतलब बैक्टीरिया का सुसाइड नहीं, बैक्टीरियल मतलब किल करना, ठीक। तो बैक्टीरिया को किल करने दो तरह के एजेंट आते हैं, एक होते हैं कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, एक होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। समझ रहे हो, बैक्टीरिया जहां भी रहेगा या वायरस जहां भी रहेगा, वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, अपने सूटेबल एनवायरनमेंट देख के वो ग्रोथ करेगा। लेकिन हमने अगर ऐसा एजेंट यूज किया है एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल हमने ऐसा यूज किया है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, बैक्टीरियो स्टैटिक है, तो हमें
हैंड हाइजीन तो हो जाएगा, लेकिन सर्जिकली नहीं होगा, मेडिकली हो जाएगा। वो दिखाते हैं ना एड में 99.1 बैक्टीरिया किल, है ना, वो 1% तो रह जाता है ना, उसमें भी सही नहीं दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि 99.9% बैक्टीरिया किल हो गया है। 40 to 60% बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है, किसमें, मेडिकली में। सर्जिकली में 99.9% किल हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने बता दिया बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल, इसका मतलब समझ गए। अब ये बताओ कि आयोडीन जो था वो एलिमेंट है, ठीक है, हमारा सिल्वर एलिमेंट है, मेटल में आता है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास कॉपर। कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, पहले जो है जो घाव होते थे पुराने जमाने में, पहले बहुत पहले की बात है, जब ये एंटीबायोटिक्स ये सब नहीं थी, एंटीसेप्टिक क्रीम लोशन नहीं थे, तो क्या करते थे, सिल्वर की फॉइल, चांदी की पट्टी घाव पे लपेट दी जाती थी, ठीक है। चांदी जो होता है, सिल्वर, वो बैक्टीरिया किल करता है, उसमें प्रॉपर्टी है। पहले लोग बताते थे तांबे के लोटे में पानी भर के पियो, क्यों कहते थे, हर चीज का पहले एक लॉजिक था। कॉपर भी एक मेटल है, उसमें रात भर कहते थे रात भर पानी रख के सुबह पियो, क्यों कहते थे, तुरंत डाल के भी तो कहते थे कि तुरंत डाल के पी लो। रात भर पानी रखा रहा, उसमें मान लो आप वाटर को बॉयल नहीं करे, अब तो आरओ लग गया, नहीं तो पहले पानी ऐसे पिया जाता था, तालाब से भर रहा है, नदी से भर रहा है, ठीक है, उसको लोटे में रखा या गिलास में, पीतल के गिलास में रखा या कॉपर के गिलास में रखा, कॉपर ही ज्यादातर यूज होता था, तो उसमें तांबे के गिलास में आप रखेंगे तो रात भर में जितने भी इसमें बैक्टीरिया हैं वो सब किल हो जाएंगे, ठीक है। किल होने के बाद जब सुबह आप देखोगे तो आपको या तो उसके सरफेस पे या तो बॉटम में कुछ हल्का मटमैला सा मिलेगा। कभी सोचा है क्या रहता है, बैक्टीरिया की डेब्रीज रहती है, सेल डेब्रीज, क्योंकि जब बैक्टीरिया जब तक वाटर में अलाइव है, जिंदा है, तो वो ट्रांसपेरेंट है। अब जब वो किल हो गया तो उसकी पावर तो चली गई ट्रांसपेरेंसी की, तो वो उसकी डेड बॉडी हमें देखने को मिलती है एज अ डस्ट वाटर में, है ना। अब कभी एक चीज और नोटिस किया है, वाटर हम लोग बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल करते हैं ना, उसके बाद वाटर बॉईल करने के पहले तो पानी क्लियर दिखता है, वाटर बॉईल करने के बाद आपको ऊपर व्हाइट कलर का एक लेयर बन जाती है, देखा है, रहता है कि नहीं। वो कभी सोचा क्या होता है, नहीं सोचा ना। आपको लगता होगा कि जिस बर्तन में हमने बॉईल किया है उसी का कुछ, हाँ, ऐसा नहीं होता है ना, वो अंदर जो भी अशुद्धियां हैं उसकी इम्प्योरिटीज वो किल हो जाती हैं, ठीक। आगे बढ़े, हाथ धोने के तरीके, हैंड वॉशिंग के इंडिकेशन मतलब कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। जैसे पैरासीटामोल, उसका इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन मैं बता रहा हूँ, साथ में आप लोग को कुछ चीजें बताता चलूंगा। कंट्रा इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन लिख लो, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन, इसका मतलब तो जान लो आप क्या होता है। टर्मिनोलॉजी मेडिकल में मैंने बताया था, मेडिकल टर्मिनोलॉजी लेक्चर के बीच में जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी मैं बताता चलूंगा। इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, बार बार वर्ड यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए। इंडिकेशन का मतलब लिखो हिंदी में, वेयर टू गिव या वेयर टू अप्लाई, हमें कहां देना है, कहां देना है, कैसे देना है, ठीक है, ये होगा। और कंट्रा इंडिकेशन में उसका अपोजिट, हमें कहां पर नहीं देना है, ठीक। तो पैरासीटामोल जैसे उसका इंडिकेशन क्या हो गया, फीवर, पैरासीटामोल है, जानते हो सब लोग, उसका इंडिकेशन क्या है, फीवर में देना, वो उसका इंडिकेशन है, जहां देना है हमें, जहां पे अप्लाई करना है उसे, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन मतलब जहां नहीं देना है। मान लीजिए कुछ ऐसी मेडिसिन है, डॉक्टर ने जैसे लिख दिया कंट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, तो उसके आगे कैसे लिखा जाएगा, कंट्रा इंडिकेशन।
कुछ मेडिसिन ऐसी है जो लीवर डिसीज में नहीं देनी है। मान लो किसी का लीवर खराब है या लीवर में डैमेज है, लीवर सिरोसिस है, और क्लिनिक पे किसी झोला छाप डॉक्टर ने पैरासीटामोल लिख दिया या उसको पैरासीटामोल ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो गया पेशेंट, क्योंकि पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो जाएगी और लीवर ही हमारा एब्जॉर्ब करता है सबसे पहले, लीवर पे ही बर्डन आता है। तो एक तो पहले से वो डैमेज था लीवर, उसे हमें अच्छी चीजें देनी थी, और पैरासीटामोल बहुत ही पोटेंट है ना मेडिसिन है वो, मतलब यूएस में सबसे ज्यादा पैरासीटामोल पॉइजनिंग होती है, आपको पता होना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन की वजह से। अमेरिका में बहुत ज्यादा पैरासीटामोल बहुत ज्यादा हाई डोज खा लेते हैं, ठीक है, तो वो आए दिन हॉस्पिटल ही जाते हैं, तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग बहुत जल्दी होती है, ठीक है। इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन समझ गया। इंडिकेशन ऑफ हैंड वॉशिंग, हाथ धोने के हैंड वॉशिंग का इंडिकेशन क्या है, मतलब परफॉर्म हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, इट शुड बी डन व्हेन हैंड्स आर विजिबल सॉइल्ड और कंटामिनेटेड विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड। हमें हाथ कब धोना होता है, सौ कॉमन सी बात लिखी है, जहां हमारे हाथ में क्या लगा हुआ है, मिट्टी, धूल, ब्लड, सॉइल, ठीक है। आफ्टर यूजिंग वॉशरूम, ठीक है, होता ऐसा है, रियलिटी है, जो वॉशरूम गए, वहां से निकले, या तो साबुन से हाथ नहीं धोया, मोस्टली होता है ऐसा, या जो घर पे इतना बड़ा साबुन जो पड़ा रहता है ना, जो नहाने के बाद बच जाता है इतना बड़ा, ठीक, उसको उठा के आप लोग ऐसे ऐसे करके, झाग भी नहीं बन रहा है, देखा, ऐसे रगड़ा फेंक दिया किनारे और तुरंत हाथ, तो झाग भी नहीं बना उसमें। हाँ, हम अंदर खुश हो रहे हैं कि हम तो हाथ धोकर आए, ठीक है। ये नेल से प्रॉपर कट नहीं होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ग्रो होते हैं, ठीक है। तो हैंड वॉश जब करते हैं तो हैंड वॉश के बाद अपन नेल्स भी वहां ये क्लीन करने होते हैं, ठीक है, नेल्स भी क्लीन करने होते हैं सब तरह से, ठीक। नेल्स का एक एक पार्ट, साइड का जो पार्ट है, नेल्स का पार्ट अंदर साइड में, ठीक, हमारी फिंगर्स के बीच में जो स्पेस है, नहीं तो ऐसे ऐसे, इसके अंदर ऐसे बहुत लोग नहीं करते हैं, ऐसे करके धो लिया, ठीक, वो तरीका नहीं सही है, वो मेडिकली सर्जरी का घर पे भी नहीं सही है, डोमेस्टिक यूज में भी वो चीज नहीं सही है, क्योंकि उसके बाद खाओगे तो खाना हाथ से। बिफोर एंड आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले हाथ धोना है, ठीक, ये इसका इंडिकेशन है। कॉमन एजेंट यूज फॉर हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग में क्या क्या कॉमन, प्लेन सोप और नॉन मेडिकेटेड सोप, निरमा, ठीक, लाइफ बॉय, निरमा, ये सब जो आते हैं साबुन घर पे, डव, ये घर पे जो डोमेस्टिक सोप आते हैं, बेथिंग सोप जिसे बोलते हैं, एक होता है डिटर्जेंट, एक होता है बेथिंग सोप। आपको पता है बेथिंग सोप जो होता है उसमें कास्टिक की मात्रा कम होती है, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, और जो ये कपड़े धोने वाला जो डिटर्जेंट होता है वो हार्श होता है, ठीक, हाथ में निशान पड़ जाते हैं, तो वो फिर भी बेथिंग सोप से वो फिर भी ठीक है, उसमें कास्टिक पड़ा हुआ तो कुछ बैक्टीरिया किल करेगा कुछ, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन उससे बेहतर है अल्कोहल 60% से लेकर 95% एथेनॉल होना चाहिए, एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और एन प्रोपेनॉल और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये सब अलग अलग रूप हैं किसके, अल्कोहल के। एक तो 90% प्योर अल्कोहल आता है, 95%, 90%, ठीक, वो जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, थोड़ा कॉस्टली भी रहता है। तो कोरोना टाइम में क्या हुआ था, इसका एक अलग बिजनेस शुरू हो गया था, ब्लू कलर का आने लगा था, अभी भी आता है, उससे बैक्टीरिया किल होगा, मेडिकली सर्जिकली तो नहीं किल होगा, वो इतना डाइल्यूट रहता है, उसमें ब्लू कलर अलग से ऐड कर देते हैं ताकि वो उसके जैसा लगे, उसमें अल्कोहल प्लस पानी मिक्स रहता है, तो उसका डिस्टिल वाटर में उन्होंने मिला दिया, अल्कोहल प्रिपेयर कर दिया सस्ता वाला 15-20 रुपए वाला, उसमें अल्कोहल की मात्रा कम है,
हम देख रहे हैं, हम तो खूब रगड़ रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप ये देख रहे हो कि एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ये सब अलग अलग चीजें। तो अल्कोहल जो आता था, जो शुद्ध फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आता है, तो ट्रांसपेरेंट आपने देखा होगा। मार्केट में अलग अलग तरह के आ रहे हैं। अब ये तो स्पिरिट क्या है, वो भी एक अल्कोहल का फॉर्म है। अल्कोहल का फार्मूला अलग होता है, लेकिन ये स्पिरिट का फार्मूला है, आइसोप्रोपेनॉल वगैरह, ठीक। तो हम लोग स्पिरिट यूज कर रहे थे, अल्कोहल का ही फॉर्म है, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट होता है अल्कोहल 90% वो प्योर होता है, ठीक, वो अवेलेबल नहीं होता है, ज्यादातर ये 60%। अब बैक्टीरिया हमें सर्जिकली किल करना है तो 90% वाला चाहिए या 60% के अबव वाला चाहिए। अब उसमें मात्रा मिली 40% ब्लू वाले में, कहाँ बैक्टीरिया किल होगा। क्लोरेक्सिडिन मैंने बताया था अभी, बीटाडीन, क्लोरेक्सिडिन, तो बीटाडीन भी किल करता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। क्लोरेक्सिडिन भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। और क्लोरेक्सिडिन का माउथ वॉश भी आता है, गार्गल भी आता है, हेक्सिडिन करके आता है, ठीक है। एक पहले ब्लू कलर का आता था, गार्गल करने वाला ब्लू कलर, क्या नाम था उसका, अरे माउथ फ्रेशनर होता है, उसमें भी पड़ा रहता है, उसका नाम कुछ था पहले, अब तो इस समय हेक्सिडिन नाम से आता है, ठीक है। क्लोरोजाइनेलोन और हेक्साक्लोरोफेन, ये सब चीजें वही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या यूज होती है, क्लोरोक्सिडिन। पेशेंट इंजेक्शन लगाना होता है, डॉक्टर क्लोरोक्सिडिन से ही साफ करता है, या अल्कोहल से, या बीटाडीन या पॉविडीन आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। अल्कोहल से भी क्लीन करते हैं और हेक्सिडिन, क्लोरोहेक्सिडिन से भी क्लीन करते हैं, ठीक है। और अल्कोहल, क्लोरोहेक्सिडिन और आयोडीन सॉल्यूशन। आगे बढ़े, समझो, पीपीटी मिल जाएगी आपको, सब मेरे पास है स्टोर, जब मांगोगे एक साथ सब भेज देंगे। The choice for hand hygiene product depend upon the, हमारे पास क्या चॉइस है हैंड हाइजीन के लिए, ट्रांसमिशन एंड पेशेंट रिस्क फैक्टर, द डिग्री ऑफ हैंड कंटामिनेशन, द डिग्री टू विच रिड्यूस बैक्टीरियल बर्डन इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। तो हैंड हाइजीन की जरूरत कब पड़ती है, इन्हीं 3 पॉइंट पे, डिजीज का ट्रांसमिशन रोकने के लिए, ठीक, पेशेंट रिस्क फैक्टर, क्योंकि पेशेंट से आपको ना हो, आपसे पेशेंट को ना हो, या एक दूसरे पेशेंट से तीसरे पेशेंट को ना हो, ठीक है। डिग्री ऑफ हैंड कंटामिनेशन, डिग्री ऑफ हैंड कंटामिनेशन में होता है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, फोर्थ डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री कंटामिनेशन में मतलब कम बैक्टीरिया है, फोर्थ डिग्री कंटामिनेशन ज्यादा हमारा बैक्टीरिया है हमारे हाथ में, ज्यादा कंटेमिनेटेड, मोर कंटेमिनेटेड, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंटामिनेशन का मतलब ये, डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, जितना ज्यादा डिग्री उतना ज्यादा कंटामिनेटेड, ठीक, हाथ गंदा उतना ज्यादा, ठीक। ये सब डिपेंड करता है, हैंड हाइजीन किस पे डिपेंड करता है, इन्हीं सब चीज पे, कि हमें क्या यूज करना है। जैसे हमें सर्जरी के ओटी में जाना है तो हम मेडिकली हैंड वॉश करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे, ठीक है। तो वही डिग्री ऑफ हैंड कंटामिनेशन डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ कंटामिनेशन पे डिपेंड करता है हमारा हैंड हाइजीन, ठीक है। यही डिग्री, जो हमें डिग्री पता है कि हमें पता है मेरा हाथ बहुत कंटामिनेटेड है, 4th डिग्री का है, तो विच रिड्यूस बैक्टीरियल बर्डन इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है बैक्टीरिया हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। हमको पता है तो हम उसी हिसाब से, अब मुझे पता है कि मुझे ये मेरा नॉर्मल साबुन से नहीं बैक्टीरिया किल होगा, तो ठीक, उसकी डिग्री मुझे पता है, ये फर्स्ट डिग्री का नहीं है मेरा हाथ, ठीक है। गंदगी में काम करके आया हूँ, मैं ओटी से काम करके आया हूँ, किसी को मान लो मेरे पास पेशेंट है, उसका मैंने ड्रेसिंग किया है, उसका फर्स्ट क्लीन किया है, मैंने, कभी कभी ग्लव्स नहीं मिलता है क्लिनिक वगैरह में, तो किया मैंने, ठीक है। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आती है कि हमें करना पड़ता है, तो हैंड हमारा 4th डिग्री का है।
तो हमें पता है कि हमारा नॉर्मल साबुन से काम नहीं चलेगा, तो वो डिग्री हम चेंज कर लेंगे। हम 4 डिग्री का कंटामिनेशन, तो उसी हिसाब से लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या होता है पता है आप लोग को? अल्कोहल और आयोडीन सोल्यूशन। क्योंकि चाहे जितना अल्कोहल से हैंड वॉश कर लें, जब सर्जरी होती है तो आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा है, यहां तक ब्राउन कलर का लेप लगा लेते हैं, उसके बाद कॉटन से साफ कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जिसका सर्जरी होनी है, मान लो यहाँ क्या होनी है, ठीक, अपेंडिक्स का होना है, तो अपेंडिक्स एक तो वहां पर जो हेयर रिमूव कर दिए जाते हैं सर्जरी के पहले, ठीक है। डॉक्टर लोग कलावा क्यों नहीं बांधते हैं, अंगूठी क्यों नहीं पहनते हैं, कड़ा क्यों नहीं पहनते हैं? क्यों नहीं पहनता हूं मैं? काम रहता है मेरे को कभी कभी। अगर मैं उसका घाव क्लीन कर रहा हूं, मान लो डॉक्टर सर्जन, पेशेंट का पेट खुला पड़ा हुआ है, ओपन वुंड, टाँके लगाने हैं, और वो कलावा है, कलावा में कितने बैक्टीरिया हैं, इसीलिए अंगूठी वगैरह भी पहनते हैं तो डॉक्टर उसको रिमूव कर देते हैं। पेशेंट का भी कलावा, पेशेंट एडमिट होता है, कभी देखा कि नहीं, पेशेंट एडमिट होता है उसका सबसे पहले कलावा रिमूव कर देते हैं, कैंची से काट देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि पेशेंट से पेशेंट को ना हो जाए, पेशेंट से डॉक्टर को ना हो जाए, या पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ जो भी है पेशेंट से उसको ना होने, और पैरामेडिकल स्टाफ जूता चप्पल पहन के चला जा रहा है, या खाना खाते खाते चला गया है, बिना हाथ धोए उसको बहुत ड्रिप लगा रहा है, ठीक है, तो नहीं सही है। समझ गए? ट्रांसमिशन एंड पेशेंट रिस्क फैक्टर, प्रैक्टिस पेशेंट केयर, रिस्क पेशेंट केयर, कंफर्म्ड एंड सस्पेक्टेड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, इन्वेजन एंड सर्जिकल प्रोसीजर। तो पेशेंट का जो ट्रांसमिशन है किस किस वजह से होता है, इन्वेसिव और सर्जिकल प्रोसीजर भी लिखा हुआ है इसमें। अब एक टर्म लिखो, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, नहीं पता होगा आप लोग को, लिखो इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, लिख लो इन्वेसिव और उसके नीचे लिखो नॉन इन्वेसिव। लिख लिए? इन्वेसिव का मतलब होता है सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें हमें पेशेंट को या तो कट करना पड़ रहा है या पंक्चर करना पड़ रहा है, वो इन्वेसिव तरीका है। नॉन इन्वेसिव तरीका मतलब उसमें ऐसा कट या वुंड या पंक्चर नहीं करना पड़ता है, ठीक है, नॉन सर्जिकल लिख लो। इसका मतलब एग्जांपल के साथ मैं समझा देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि इन्वेसिव का मतलब सर्जिकल, नॉन इन्वेसिव मतलब नॉन सर्जिकल, ठीक। इन्वेसिव मतलब सर्जिकल, नॉन इन्वेसिव मतलब नॉन सर्जिकल। किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं या ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं नीडल के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेसिव। ये कैसा प्रोसीजर है? इन्वेसिव प्रोसीजर, ये इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक, इन्वेसिव। और नॉन इन्वेसिव में क्या आता है? अल्ट्रासाउंड कराने गए, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो एक नॉन इन्वेसिव मेथड है। ब्लड प्रेशर लेना है पेशेंट का, वो कैसा मेथड है? नॉन इन्वेसिव है। ब्लड प्रेशर लेने के लिए हमें क्या पेशेंट को आर्टरी वेन में कुछ डालना पड़ता है, पंक्चर करना पड़ता है ना। एबीजी कैसा है प्रोसीजर? एबीजी इन्वेसिव है। एबीजी कैसे लोगे वो नहीं बता रहा हूँ, SpO2 लेने के नहीं बता रहा हूँ, वो तो SpO2 लेना नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। SpO2 कैसे पता करते हैं? अरे वो उसे क्या बोलते हैं? SpO2 किससे चेक करते हैं? ऑक्सीमीटर। ऑक्सी मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक करने का मीटर हो गया ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर से हम लोग SpO2 चेक करते हैं, ऑक्सीजन चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये तो हो गया हमारा क्लिनिकली हमारे OPD में मरीज आया हुआ है,
तो उसका SpO2 ऐसे चेक कर लेंगे। लेकिन मरीज भर्ती है, एडमिट है, उसकी सर्जरी होनी है और हमें उसकी रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा। ये वाले SpO2 से रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ABG आर्टरी से करना पड़ेगा। हमें वेन्स में ABG नहीं पता चलेगा क्योंकि उसमें वैसे ही इतनी अशुद्धियां हैं, इम्प्योरिटीज हैं वेन्स में, तभी तो ग्रीन दिखती है। ABG का ब्लड रेड होता है, ब्राइट रेड। उसमें हमें क्या मिलेगा? एक्यूरेट मिलेगा, कितना उसके ब्लड में रियल टाइम में कितना ऑक्सीजन है, रियल टाइम में कितना CO2 है और कितना अमोनिया है, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक, सारी ब्लड की गैसें सब पता चल जाएगी रियल टाइम में। अच्छा, रियल टाइम का मतलब समझ रहे हो क्या? हाँ, इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, अभी ऊपर वाली क्लास में बता के आया हूं। जैसे आपने कोरियर किया कोई चीज, तो आप उसमें ट्रैक करते हो ना, मेरा कोरियर कहाँ पहुंचा। कभी कभी ऐसा दिखाता है कि अभी लखनऊ में ही है, लेकिन वो फैजाबाद पहुंच गया, लेकिन वो आपको शाम को शो हो रहा है कि अरे तो सुबह फैजाबाद पहुंच गया था। होता है ऐसा? तो वो होता है ऐसा ना, वो रियल टाइम मॉनिटर, क्योंकि सही से अपडेट नहीं दे पा रहे वो लोग, वो तो फीड करने वाले के ऊपर है। रियल टाइम मॉनिटरिंग में क्या है, जैसे आप लोग रैपिडो बुक करते हो, रैपिडो बुक करते हो, उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। कैब कहाँ से आ रही, कहाँ तक पहुंची, आप तुरंत दरवाजा खोल के खड़े हो जाते हो कि हाँ रैपिडो आ गई। ठीक, तो इसको कहते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग, क्योंकि एक एक सेकंड की आपको एक्यूरेट खबर मिल रही है। तो पेशेंट सीरियस है तो ABG के थ्रू उसको बार बार ABG करी जाती है। सुबह ABG करा, दोपहर में उसकी क्या कंडीशन है, शाम को क्या कंडीशन है, क्योंकि सीरियस पेशेंट है, वो कभी भी उसके साथ कुछ हादसा हो सकता है, तो बीच बीच में उसकी ABG चेक करते रहते हैं। ABG क्यों चेक करते हैं पता है पेशेंट की? सर्जरी तो रहता है, सर्जरी के लिए जरूरी है। ABG इसलिए चेक करते हैं, हमारा पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है या जो एडमिट है, वो उसकी प्रोग्नोसिस क्या है। प्रोग्नोसिस समझते हो? लिखो प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस, PROGNOSIS, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है, प्रोग्नोसिस का मतलब उस पेशेंट में कितना सुधार है। हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट, डॉक्टर कहता है इसकी प्रोग्नोसिस रिपोर्ट ले आओ, मतलब उसकी हालत में सुधार हुआ है, इंप्रूवमेंट है कि वर्स कंडीशन हो गई है। ठीक है, समझ में? तो ABG में ये चीजें हम लोग को एक्यूरेट पता चल जाती है। क्यों, क्या जरूरत है? क्योंकि अब उसका सुबह SpO2 था या CO2 बता रहे हैं, सुबह उसका ब्लड का CO2 था 40, चलो ठीक था, अंडर कंट्रोल है। अब 55 हो गया दोपहर में, शाम को हो सकता है फिर लो हो जाए या हो सकता है और बढ़ जाए। इसलिए 2-3 टाइम का मॉनिटरिंग करते हैं, कभी कभी 2 टाइम जरूरत पड़ती है, कभी कभी एक ही टाइम, सीरियसनेस के ऊपर, पेशेंट की सीरियसनेस के ऊपर। मैं LT के स्टूडेंट के अलावा मैं ऐसे बता रहा हूं कि आप लोग मेडिकल फील्ड के हैं तो थोड़ा लेफ्ट राइट का भी नॉलेज अपने पास हो। ठीक है, आंख बंद करके पढ़ाई नहीं करनी है, चीजें अपनी क्लियर हो, एटलीस्ट बेसिक चीजें पता हो। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा आपने? ठीक, और कुछ तो नहीं लिखा है तो मैंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग, द मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन इंक्लूड द 5 मोमेंट इन पर्टिकुलर फॉर द एक्यूट सेटिंग। ठीक, अब इसमें क्या सेटिंग मैं जल्दी बता दो। फर्स्ट मोमेंट क्या है? टू प्रोटेक्ट द पेशेंट अगेन एक्वायरिंग इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम द हैंड टू द हेल्थ केयर वर्कर। पेशेंट से हेल्थ केयर वर्कर को ना फैले। ठीक है, पहला मोमेंट है। सेकेंड मोमेंट क्या है? टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन एजेंट इंक्लूडिंग देयर ओन एंटरिंग देयर बॉडीज ड्यूरिंग प्रोसीजर। अब पेशेंट हमारे पास आया है, उसको उसी के इन्फेक्शन से दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट पेशेंट को बचाना फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट उसकी जो पेशेंट है खुद लेकर आया है। ठीक है, इंक्लूडिंग देयर ओन, वो खुद जो लेकर आया है उससे प्रोटेक्ट करना। एंटरिंग देयर बॉडी ड्यूरिंग प्रोसीजर, अब मान लो उसके यहाँ पर पेशेंट मान लो नहा के नहीं आया सही से, उसका ऑपरेशन हो रहा है,
उसको मान लो हम हाइजीन ठीक से नहीं करते हैं, तो उसके जहां पर इंसिजन करेंगे, कट लगाएंगे, आसपास का उसके हाथ से यहां से बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो अपना खुद का ओन इन्फेक्शन लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि हम जब तक हम लोग हमारा कहीं शरीर बंद है, कहीं खुला नहीं है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं, कहीं चीरा टाका नहीं लगा हुआ है, तब तक क्या रहता है, हम सुरक्षित हैं, हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जो जितनी टफ हमारी स्किन है प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे अंदर के ऑर्गन डेलिकेट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, उसकी इम्यूनिटी इतनी नहीं है कि वो उसको रोक पाए। ठीक है, टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे हाथ पे आया मान लो, तो वो हो सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर तक ना पहुंचे, लेकिन हमारे कट है, हमारे वुंड के अंदर चला गया, है ना। टिटनेस का बैक्टीरिया इधर उधर हवा में कहीं पड़ा होगा, मिट्टी में कहीं पड़ा होगा, आपको कोई डैमेज नहीं कर रहा है, लेकिन आपको चोट लगी है, सड़क से हाथ घिस गया, स्क्रैचेस आ गए, बाइक से गिर गया, स्क्रैच आ गए सड़क पे, वहां हो सकता है टिटेनस का बैक्टीरिया हो, वो हमारे वुंड से एंटर कर जाएगा, वो एंटर करेगा तो आपको सीरियस कॉज होगा। और ऐसे चाहे जितना उसको टच कराओ कुछ नहीं होगा। ठीक, हमारी जो इम्यूनिटी है, दैट मोमेंट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर, कोई आया तो नहीं बाहर क्लास के लिए, आज बता दें, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर एंड हेल्थ केयर सराउंडिंग फ्रॉम एक्वायरिंग पेशेंट इन्फेक्शन एजेंट। पेशेंट जो अपने साथ इन्फेक्शन एजेंट लेकर आया है, उससे हमारे वर्कर को हेल्थ केयर सराउंडिंग हॉस्पिटल या लैब के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैंड वॉश की जरूरत होती है। ठीक, हैंड वॉश की। फोर्थ में, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर एंड हेल्थ केयर सराउंडिंग फ्रॉम एक्वायरिंग पेशेंट इन्फेक्शन। ये तो वही है ना, फिफ्थ वाला, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर। सेम है क्या दोनों में? दोनों में तो सेम ही पॉइंट है, बात एक ही है। ठीक है, पेशेंट को टच करोगे, ठीक है, तो हैंड वॉश करना है आपको। वही लेक्चर आज का बंद करूं मैं, ऑफ कर दूं? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप